हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मापन के राष्ट्रीय मानकों का अनुरक्षण। इसके पहले हमने मात्रकों की परिभाषाएं पढ़ी थी और उसको कंप्लीट किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं मापन के राष्ट्रीय मानकों का अनुरक्षण। जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि मात्रकों का चलन परिशिष्ट एवं उनकी परिभाषाएं जो होती हैं वो समय के साथ चेंज होती रहती हैं। जब भी नए सिद्धांतों को अपनाकर किसी विशेष मात्रक के मापन की यथार्थता में यथेष्ट वृद्धि की गई, मीटर संधि सन 1875 ईस्वी में हस्ताक्षरित के सदस्य देश उस मात्रक की औपचारिक परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गए। मीटर में परिवर्तन करने के लिए मीटर की मात्रक में परिवर्तन करने के लिए सभी देश जो होते सहमत हो गए। भारत सहित प्रत्येक आधुनिक औद्योगिकृत देश में एक राष्ट्रीय मापन विज्ञान संस्थान NMI नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है। सभी देशों में भारत के अलावा जो बहुत सारे देश हैं उन सभी देशों में एक इंस्टीट्यूट है। कौन सी? नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मापन विज्ञान संस्थान है जो मापन के मानकों की देखभाल करती है। यह जिम्मेदारी नई दिल्ली स्थित भारत में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को दी गई है। इस प्रयोगशाला में मापन के मात्रकों के आधार तथा व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, NPL क्या करता है? मात्रकों के आधार तथा व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग निर्धारित किए जाते हैं और मापन के राष्ट्रीय मानकों की देखभाल की जाती है। निश्चित अवधि के बाद इन मानकों की तुलना विश्व की अन्य राष्ट्रीय मानकों के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में प्रतिष्ठित मानकों के साथ की जाती है। ठीक है, NMI और NPL का फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए, इसके बाद नोट्स बुक में लिख लीजिएगा। और इनके द्वारा ये क्या क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्या किया जाता है प्रयोगशालाओं में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका 1.3 SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न गुणक पूर्वलग्न संकेत। ये गुणक हैं 10⁻24 एक्टो कहा जाता है, इसका पूर्वलग्न एक्टो होता है और इसका संकेत वाई होता है। 10⁻21 पूर्वलग्न जेप्टो और संकेत जेड होता है। ऐसे करके हम पढ़ते पढ़ते नीचे आएंगे। एक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। ये 10⁻³ 10⁻², 10⁻1 ऐसे ही पढ़ेंगे। 10, 10⁻², 10⁻3 ऐसे पढ़ते पढ़ते और उसका प्रतीक पढ़ेंगे पूर्वलग्न गुणक। इसके बाद इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये गुणक जो होते हैं ये कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। 10⁻² होता है तो कैसे होता है, 10⁻² होता है तो कैसे होता है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पूर्वलग्न और आप इसके संकेत को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। कोई भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। कोई भी वस्तु है उसका भार क्या होता है? गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका भार होता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है, परंतु उसका भार जो होता है गुरुत्व में परिवर्तन होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे ही उसका भार, वस्तु का भार भी अलग अलग होगा, चेंज होता रहेगा। आप इन शब्दों को प्रयोग पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और भार हमने पढ़ लिया, आप उसकी परिभाषा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थपरक मापन के लिए वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया जाता है। ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये तुला दिया हुआ है, ये क्या है? तुला, रासायनिक तुला, वैश्लेषिक तुला। इसका यूज हम केमिस्ट्री लैब में करते हैं।
मापन के लिए, ठीक है। कोई भी साल्ट हो या कुछ भी हो, बहुत छोटे से अमाउंट, थोड़े से अमाउंट में उसको हम इस पर माप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस फिगर को। राइडर वाहक, यहाँ पे राइडर वाहक घुंडी, दंड, पैन, संतुलन पेंच, पैन निर्मुक्त, दंड निर्युक्त, संकेतक और स्केल, ये इसके नॉमेनक्लेचर हैं, नामकरण हैं इस तुला के, ठीक है। याद रखिएगा, आप केमिस्ट्री लैब में इस तुला को देखेंगे और इसका यूज कैसे किया जाता है इसको भी समझेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तालिका 1.1 में दिया गया है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम है, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में बहुत छोटे मात्रक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जाता है। हम रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हम रासायनिक पदार्थों की बहुत थोड़ी सी मात्रा यूज करते हैं, इसलिए हम छोटे मात्रक का वहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आयतन। आयतन पढ़ते हैं। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। ये आयतन की परिभाषा, किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक लंबाई क्यूब मतलब मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब के होते हैं। अतः एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, ठीक है। लंबाई को हम मीटर से नापते हैं ना, लंबाई, कोई भी लंबाई है उसको हम मीटर से नापते हैं, तो यहाँ पे आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। परंतु रासायनिक प्रयोगशालाओं में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः आयतन को आमतौर पर सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। द्रवों की आयतन को मापने के लिए प्रायः लीटर का मात्रक का उपयोग किया जाता है, जो कि एसआई मात्रक नहीं है। कोई भी लिक्विड को हम मापने के लिए क्या करते हैं, लीटर मात्रक का उपयोग करते हैं। जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तो हम लीटर से नापते हैं, तो ये क्या है, लीटर, एसआई मात्रक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर अथवा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। चित्र 1.6 में आप संबंधों को आसानी से देख सकते हैं। प्रयोगशाला में द्रवों या विलयनों के आयतन को मापने के लिए अंशांकित सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट आदि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रयोगशालाओं में जो हम यूज करते हैं, क्या आयतन को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, अंशांकित सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट आदि का प्रयोग करते हैं। आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग ज्ञात आयतन का विलयन बनाने के लिए किया जाता है। इन सब का यूज हम विलयन को बनाने के लिए करते हैं, कि कितना 25 ml विलयन बनाना है, कि 100 ml विलयन बनाना है, कि 1 लीटर विलयन बनाना है। इन सब उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चित्र 1.7 में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले आयतन को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मात्रक होते हैं। यहाँ पे इस फिगर में देखिए आप, आयतन को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मात्रक। यहाँ पे ये एक सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका है। इसका आयतन 10 सेंटीमीटर है, और इसका एक डिब्बे का आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर, और पूरे का 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर होता है। आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। और यहाँ पे आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml होता है, ठीक है। ये क्या है, आयतन के विभिन्न मात्रक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस फिगर को देख लेते हैं।
1.7 1.7। आयतन के मापने के विभिन्न उपकरण, ये ब्यूरेट है जिसमें हम 50 ml वाटर को ले सकते हैं, और ये पिपेट है इसमें 25 ml वाटर ले सकते हैं, और ये अंशांकित सिलेंडर है इसमें 100 ml वाटर, आयतन मापी फ्लास्क है इसमें 1 लीटर लिक्विड को ले सकते हैं। तो इससे हम इस उपकरण द्वारा हम विलयन को कितना विलयन बनाना है इससे हम नाप करके ले लेते हैं। ठीक है, ये उपकरण है, आयतन को मापने के विभिन्न उपकरण के नेम हैं, और उसमें कितना लिक्विड हम स्टोर कर सकते हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व नेक्स्ट टॉपिक है घनत्व। उपरोक्त वर्णित दोनों गुण निम्न रूप से संबंधित हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व के एसआई मात्रक इस प्रकार किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे? घनत्व का एसआई मात्रक द्रव्यमान का एसआई मात्रक अपान आयतन का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, अपान आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? घनत्व का एसआई मात्रक। इसको हम केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका घनत्व का एसआई मात्रक होगा केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब ये होता है बहुत बड़ा मात्रक होता है। रसायनज्ञ प्रायः घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं, जहां द्रव्यमान को ग्राम में और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। यदि घनत्व अधिक है तो इसका ये अर्थ है कि पदार्थ के कण बहुत पास पास हैं। यदि घनत्व बहुत कम है तो उसका ये अर्थ है कि पदार्थ के कण बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो अगर उसका घनत्व ज़्यादा है तो उससे ये पता चलेगा कि उसका जो कण है उस पदार्थ का बहुत पास पास है, बहुत पास पास। और उसका घनत्व अगर कम है तो उससे ये पता चलेगा कि उस पदार्थ का जो कण है बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर, बहुत डिस्टेंस पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप क्या है? ताप को पढ़ते हैं। ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। यहाँ केल्विन एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। इन पैमानों पर आधारित तापमापियों को चित्र 1.8 में दिखाया गया है। साधारणतया सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक अंशांकित किया गया है। यहाँ दोनों के ताप क्रमशः जल के हिमांक और क्वथनांक हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य व्यक्त किया गया है। इन दोनों पैमानों पर ताप एक दूसरे के निम्नलिखित रूप में संबंधित हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे से इस तरह से संबंधित हैं। फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे सेल्सियस की डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 25 रख देंगे और 25 प्लस 32 करके इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी सेल्सियस में अगर डिग्री दी गई हो और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम सेल्सियस की वैल्यू रख के फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से इस प्रकार संबंधित है। केल्विन के पैमाना सेल्सियस पैमाने से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे दिया गया है। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर हमें केल्विन में चेंज करना है सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू जितनी होगी उसको रख देंगे और प्लस कर देंगे 273.15 को प्लस कर देंगे तो हमारा केल्विन में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस फिगर को देख लेते हैं। ताप के विभिन्न पैमानों वाले तापमापी यहाँ पे केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे केल्विन एसआई मात्रक है ताप का। ठीक है, ये केल्विन है
और ये सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस पर मानव का शरीर का ताप होता है और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का हिमांक होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का हिमांक होता है। ठीक है, हिमांक मतलब जल जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक, जल जो होता है वो भाप में बदल जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जो होता है वो जल का क्वथनांक होता है, जल जो होता है भाप में बदल जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का क्वथनांक होता है। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मानव शरीर का ताप होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का हिमांक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप का SI मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। हम आगे बढ़ते हैं। ये संदर्भ मानक को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम टॉपिक पढ़ते हैं। यह जानना रुचिकर होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के कम ताप पर अर्थात ऋणात्मक मान सेल्सियस पैमाने पर तो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। सेल्सियस में डिग्री निगेटिव में हो सकती है, लेकिन केल्विन में कोई भी वैल्यू निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, हम -25 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, कह सकते हैं, होता है, लेकिन -25 डिग्री केल्विन नहीं होता है, प्लस होता है। केल्विन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मापन में अनिश्चितता, नेक्स्ट टॉपिक है मापन में अनिश्चितता। रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर विचार करना होता है। संख्याओं को सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों को यथासंभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुत करने के अर्थपूर्ण तरीके भी हैं। इन्हीं मतों पर नीचे विस्तार से विचार किया जा रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या विचार किया जा रहा है। वैज्ञानिक संकेतन। रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है। परमाणुओं मतलब H हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, परमाणु हैं। अणु क्या है, अणु जैसे H2, एक या एक से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये H2, O2, ये सब क्या है, अणु हैं। ठीक है, अणुओं के अध्ययन से संबंधित है, जिसके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं। इनके अणुओं और परमाणुओं के बहुत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। जब बहुत ही कम द्रव्यमान होंगे, दशमलव में उसकी वैल्यू होगी, तो संख्या जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। अतः किसी रसायनज्ञ 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए इतनी वैल्यू जैसी बड़ी संख्या या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लिए पॉइंट में इतनी बड़ी संख्या मतलब ग्राम 0.00016 ग्राम जैसी छोटी संख्या के साथ काम करना पड़ सकता है। ठीक है, किसी भी अणु या परमाणु के द्रव्यमान को निकालने के लिए हमें बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या के साथ हमें काम करना पड़ सकता है। इसी प्रकार प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग, कणों पर आवेश आदि में भी ऊपर दिए गए परिमाण जैसे परिमाणों वाली संख्याएं होती हैं। जैसे हमें प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग या कणों का आवेश निकालने के लिए ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ सकती है। बहुत बड़ी संख्या होगी या तो बहुत छोटी संख्या होगी, जिसे लिखने या समझने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं क्या दिया जा रहा है। एक क्षण के लिए इतनी सारी शून्यों वाली संख्याओं को लिखना गिनना मज़ेदार लग सकता है, परंतु इन संख्याओं के साथ सरल गणितीय प्रचालन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सचमुच एक चुनौती है। इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा, भाग, जोड़, घटाव करना बहुत चुनौती है। ऊपर दी गई किन्हीं 2 प्रकार की संख्याओं को आप लिखिए और उन पर कोई भी गणितीय प्रचालन कीजिए जिसे आप चुनौती के रूप में लेना चाहते हो, जिससे आप सही प्रकार की यह समझ सकें कि संख्याओं के साथ कार्य करना वस्तुतः बहुत कठिन है।
ठीक है, जिससे आपको पता चले कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाव करना बहुत कठिन है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या दिया जा रहा है, इसको सरल कैसे बनाया जाए। इन संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाव करने के लिए कैसे क्या किया जाए। इस कठिनाइयों को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकीय संकेतन के उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। इस संकेतन में किसी भी संख्या को n × 10⁻n के रूप में लिखा जाता है, जिसमें n जो है क्या है, चरघातांक। स्मॉल n जो है चरघातांक है, इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, और n का मान 1 और 9.99 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है। n को हम डिजिट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला जो है n × N, इसका यूज कैसे करते हैं। अतः वैज्ञानिक संकेतन 232.508 को 2.32508 × 10⁻2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस संख्या को ऐसे इस संख्या में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए कि ऐसा लिखते समय हम दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाएंगे, और वैज्ञानिक संकेतन में वह 2 जो होगा वो क्या है, 10 का चरघातांक है। इस दशमलव को हम 2 अंक बाईं ओर ले गए, तो ये वैल्यू जो दशमलव हो गई, जो दूसरे स्थान पे बाएं तरफ आने पे दूसरे स्थान पर हम दशमलव लिख दिए, तो वो 2 क्या हुआ, 10 का चरघातांक हुआ। 2 क्या है, चरघातांक। तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 232.508 को 2.32508 × 10⁻2 को लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्या है, इसका चरघातांक है। जितना अंक हम दशमलव को बाईं तरफ ले जाएंगे उतना ही अंक उसका क्या होगा, चरघातांक होगा। किसका, 10 का चरघातांक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 0.00016 को 1.6 × 10⁻⁻4 की तरह लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ ऐसा करते समय दशमलव को 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया, और वैज्ञानिक संकेतन में -4 चरघातांक है। इस दशमलव को 4 अंक दाहिनी तरफ ले आया गया, तो क्या हो गया, 1.6 हो गया। ये दशमलव 1.6 हो गया। 4 अंक दाहिनी तरफ ले आए तो 4 उसका चरघातांक हो गया। किसका, 10 का। तो दाहिनी तरफ आने पर उसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, तो हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁴। ठीक है।